नमस्कार। गांव की हरियाली, मिट्टी, खेत, बगीचे और जंगल पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका तो निभाते ही हैं। ये कार्बन बाजार से जुड़कर गांव की आर्थिकी का भी जरिया बन सकते हैं। राज्य में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और उम्मीदवार सड़क, रोजगार, बिजली, पानी, पलायन जैसे मुद्दों पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण का मुद्दा कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। हालांकि टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय जी ने पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों से अपील की है कि वे गांव की हरियाली को, जंगल को गांव की आर्थिकी से, समृद्धि से जोड़ें और इसे गांव की समृद्धि का साधन भी बनाएं। तो टिहरी से विधायक किशोर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। चौखंबा के इस खास कार्यक्रम में आपसे बातचीत करेंगे, कार्बन क्रेडिट को लेकर इसे और समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह ये गाँव की आर्थिकी से जुड़ सकता है। तो किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चौखंबा आपने नाम रखा है, मुझे एकदम चिंता हो गई। मैंने कहा चौखंबा में अगर हिम रहेगी तभी चौखंबा रहेगा जी। लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, विषय आर्थिकी के लिए नहीं बल्कि लोगों को जिंदा रहने के लिए भी ज़रूरी है जी। अगर हरियाली नहीं होगी और जल नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगी, जंगल नहीं होंगे तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो मैंने जब ये हमारे पंचायतों के चुनाव की घोषणा हुई तो मैंने एक चिट्ठी जो है, और विशेषकर इस पर हमारे एक साथी हैं, टिहरी के ही हैं, वीरेंद्र रावत जी, वो जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं इंटरनेशनली, और जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई जो कार्बन क्रेडिट वाला एक बड़ा विषय है, और हम जो मध्य हिमालयी या जो वनाच्छादित जितने भी प्रदेश हैं या स्थान हैं जी, जब एक अंतर्राष्ट्रीय यूएन ने एक धारा दी है कि भाई आपको कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। कार्बन क्रेडिट एक ऐसा तंत्र है जिसमें पेड़ लगाकर, जैविक खेती अपनाकर या प्रदूषण कम करने वाली तकनीक अपनाकर जो भी व्यक्ति या समुदाय ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है, उसे एक यूनिट के रूप में क्रेडिट दिया जाता है। ये क्रेडिट कंपनियों को बेचे जा सकते हैं जो अपने उत्सर्जन की भरपाई करना चाहती हैं। भारत में झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई गाँवों ने इस प्रणाली को अपनाया है। किसानों को पेड़ लगाने और पर्यावरण के संरक्षण से आर्थिक लाभ मिल सकता है। साथ ही जैव विविधता और जलवायु के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। हालांकि ऐसे मामले भी हैं जिसमें जागरूकता की कमी और पारदर्शिता न होने के कारण कुछ मामलों में किसानों को उनके हिस्से का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कार्बन क्रेडिट क्या है? ये एक तरह का प्रमाण है कि आपने 1 टन CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड या इसके समकक्ष अन्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोका है। कंपनियां इसे खरीदकर अपने प्रदूषण की भरपाई करती हैं। ये कैसे काम करता है? किसान पेड़ लगाते हैं, जैविक या टिकाऊ खेती करते हैं। प्रोजेक्ट डेवलपर्स इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे वेर्रा से पंजीकृत कराते हैं और इनसे मिलने वाले क्रेडिट बाजार में बेचे जाते हैं। किसानों को क्या वादा किया जाता है? पेड़ की खेती से जो लाभ होता है, कार्बन क्रेडिट का हिस्सा और सालाना प्रोत्साहन, भूमि सुधार और पर्यावरण संरक्षण से अतिरिक्त आय किसान को मिलने की उम्मीद होती है। ये प्रोजेक्ट झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई गांवों में सक्रिय हैं। कार्बन क्रेडिट आधारित परियोजनाएं काम कर रही हैं। कार्बन क्रेडिट से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि कई बार अनुबंध अपारदर्शी होते हैं, किसानों को पूरी जानकारी नहीं दी जाती, कंपनियां लाभ का बड़ा हिस्सा खुद रख लेती हैं। कुछ जगह पर यह पाया गया है कि कई किसानों को वादा किया गया था लेकिन भुगतान नहीं मिला। कुछ मामलों में जमीन या पेड़ों पर स्वामित्व का विवाद भी पैदा हुआ। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में लगभग 90 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं चल रही हैं। कार्बन क्रेडिट की कीमत 1.2 से $90 प्रति यूनिट तक होती है। किसानों को इसका बहुत ही छोटा हिस्सा मिल पाता है।
जो ये मुद्दे हैं पहाड़ के, जो ये नौजवानों के सामने जो नशा की समस्या जिसकी वजह से है, और ये जो अगर हम कार्बन क्रेडिट जैसी जब बातें करते हैं, अगर इसको लेकर जागरूकता पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रोजगार होगा, कुछ उद्देश्य होगा, तो ये इन समस्याओं से भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और रोजगार युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। तो कार्बन क्रेडिट को आप किस तरह से देखते हैं? जो कार्बन क्रेडिट है वो एक बड़ा विषय है। बिल्कुल। और मैं कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मैं पुष्कर सिंह धामी जी से भी मिला था। मैंने उनको जब इस पर चर्चा हो रही थी, अभी जैसे तिवारी जी के साथ मैं उस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर था, तो उसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। उस समय भी तिवारी जी के साथ मेरे मतभेद इसलिए हो गए कि मैंने कहा आपको पर्यावरणीय पैकेज मांगना चाहिए इंडस्ट्रियल पैकेज की जगह, लेकिन अभी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो ग्राउंडिंग वाली अभी उन्होंने सेरेमनी की और उसमें कोश्यारी जी ने कहा कि भाई ये दूसरी औद्योगिक क्रांति है। तो मैंने कहा मुख्यतः आपके पास अगर संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास जो किसी भी प्राणी को, तब चाहे वो चराचर प्राणी है, उसको जिंदा रखने की सारे के सारे तीनों तत्व जो हैं वो मध्य हिमालय या उत्तराखंड के पास सबसे ज़्यादा। बिल्कुल। आपको जिंदा रहना है आपके स्टूडियो में, तो सबसे पहले ही अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप 2-4 मिनट से ज़्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते हैं जी। फिर हमको पानी चाहिए। बिना पानी के जब मैंने 2010 वाला मैंने भूख हड़ताल की, तो मेरे मित्र, वो तो मुझे बड़ा भाई कहते थे, निशंक जी को मैंने अल्टीमेटम दिया। मैंने कहा मैं पानी पीना छोड़ दूंगा। तो सारे डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि उपाध्याय ऐसा मत करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 3 दिन तक ठीक ढंग से रह सकते हो, मछली की तरह तड़पोगे और कोई भी वाइटल ऑर्गन फेल हो जाएगा। तो फिर आपको पानी चाहिए और उसके बाद भोजन चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक आदमी बिना भोजन के रह सकता है? तो उन्होंने कहा कि 90 दिन तक एक आदमी रहा है, जिसको कि अब पूरी तरह से तो वापस नहीं ला पाए। अब सिरदेव सुमन जी ने तो पूरे 84 दिन की भूख हड़ताल की। तो उसके बाद पानी की आवश्यकता है, तो हमारा उस पर कोई फोकस नहीं है जी। अब जहाँ ये थपलियाल जी का ये वो है, ये स्थान है, लेकिन फिर भी यहाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इस पर हम ये तीनों चीज़ें तो पढ़ाते नहीं है ना बच्चों को जी। और उसके बाद आपको ज़रूरत है कि कोई बीमार हो जाए तो वो ठीक हो जाए, कि पेड़ की छाया और आदमी की माया तभी तक है जब तक वो खड़ा है। तो आप बताओ, पूरे उसमें उत्तराखंड छोड़ दीजिए, आप पूरे भारत में कोई आप ऐसा इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल का या अस्पताल बता दीजिए जहाँ आदमी इस भाव से जाए कि एक तो मुझे तुरंत इलाज मिल जाएगा, दूसरा जो है मुझे लूटा नहीं जाएगा। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, 4 तत्व तो जीवन के लिए ज़रूरी हैं और उस पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो, तब चाहे ऑक्सीजन है, तब चाहे आपका जो है पानी है, या हमारी जो ज़मीन है, जल है, बिना जल के तो कुछ नहीं हो सकता। और हम आधे हिंदुस्तान से 63% भारत को हम उत्तराखंड पानी देने का काम कर रहा है। तो वो मैंने जब हमारे दोस्त हरक सिंह थे फॉरेस्ट मिनिस्टर, हमारे यहाँ परसों भी मैं वहाँ बैठा हुआ था, हमारे कुछ लोग बैठे हुए थे, इसमें जब हरेला वाला हमने कार्यक्रम किया जी। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे ये बताओ कि हमारे ज़िले में प्रति व्यक्ति कितने वृक्ष हैं जी, या प्रति किलोमीटर पर कितने वृक्ष हैं? तो उनको ही पता नहीं था। हमारे जो वहाँ पर जो फॉरेस्ट सर्विस के जो IFS बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा आपको पेड़ों की गिनती करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक कमेटी जो है 10 साल हो गए होंगे, एक कॉन्स्टिट्यूट की थी, और आप उसमें शायद मैंने आपको भेजा भी था वो, उसमें उन्होंने कहा था कि एक वृक्ष जो है वो लगभग उस समय 74,000 कुछ उन्होंने आकलन किया था, वो बढ़ गया होगा। इतना जो है पर्यावरणीय आपको जो है वो सर्विसेज सेवा देता है जी। तो आप न दो हमको 74-75,000, 10,000 भी अगर एक पेड़ का दे दो, तो मेरे ख्याल से हमारे किसी बच्चे को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है पलायन करने की, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कल कहा है कि मैंने कहा ये कार्बन क्रेडिट वाला,
क्योंकि ये सीधे सीधे मैंने इसलिए कार्बन क्रेडिट वाला उनको भेजा जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश भर में, क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। बिल्कुल। हमारे साथ सबसे बड़ी जाति ये हुई कि जब 1980 में फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ तो हमारे जितने एंसेस्ट्रल जो पुश्तैनी हक हो गए हैं वो हमें दिए नहीं गए, क्योंकि पहले तो पूरा जंगल हमारा होता था। तो इस समय अगर ग्राम प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत हो गए, या वार्ड मेंबर ग्राम सभा के हो गए, या जो हमारे जिला पंचायत के हैं, या हमारे प्रमुख हैं, अगर अपना इस पर ये कोशिश करें, और इसमें क्या है कि कार्बन जो है अवशोषित करने का जितना आपका उसका सारा वो वैज्ञानिक रूप से कि एक पेड़ कितना जो है वो जी, तो उसका आकलन करते हैं अवशोषित करता है जी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जितनी कंपनीज हैं, बिल्कुल, और क्या है कि इसमें अभी फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक कंपनी जो है बोलती है कि मैंने कार्बन जो है इतना पैदा किया, दूसरी कहती है मैंने इतना अवशोषित किया, और वो दोनों आपस में मिलकर के वो सारा यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं वहाँ अब वो सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मान लीजिए आप एप्पल से बात करिए, एलोन मस्क की जो है उससे बात करिए, टेस्ला से बात करिए, वो सब बड़े बड़े लोग हैं। जो जापान की जितनी वो हैं आपकी ये ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनसे बात करिए, या जो मोबाइल हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा पानी इसमें लगता है उसको ठंडा करने के लिए, संयंत्र को ठंडा करने, और इससे जितना वो होता है कार्बन पैदा होता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ भी वनाच्छादित क्षेत्र हैं उनको किसी सरकार पर जो है वो निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी अर्निंग हो जाएगी, इतनी अर्निंग हो जाएगी उससे, कार्बन क्रेडिट से। तो लेकिन जो लोग हैं, जो पंचायतें हैं या जो प्रत्याशी हैं, उनके अंदर ये एक समझ भी आनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि नई चीज़ है। अभी बहुत सारे तबके में बहुत आमतौर पर लोगों को बहुत समझ नहीं है कि कार्बन बाजार क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, कैसे वो अपने आप को लिंक कर सकते हैं। तो इस दिशा में एक अवेयरनेस को लेकर काम करने की ज़रूरत है, और शायद ऐसी किसी राज्य सरकार की तरफ से भी एक नीति लाने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपना हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये आप ही लोगों की सहायता लेकर के ये चुनाव संपन्न हो जाएं तो उसमें जो बल्कि ये त्रिस्तरीय नहीं 4 स्तर का हो गया नहीं, एक तो गांव के जो वार्ड मेंबर हैं वो हो गए, फिर ग्राम प्रधान हो गया, फिर क्षेत्र पंचायत हो गया, फिर उनका जो है प्रमुख हो गया, फिर जिला पंचायत हो गया। तो उन सब की एक बैठक कहीं बुला करके और उस पर मेरे ख्याल से विचार विमर्श हम लोगों को करना चाहिए जी। और वो उत्तराखंड के पूरे जो है आर्थिकी को, उत्तराखंड ही नहीं मध्य हिमालय की पूरी आर्थिकी को बदल सकता है। अभी मैं देख रहा था कि जो पूरा जो वयस्क वृक्ष है वो लगभग जो है 10 किलो कार्बन को जो है वो शोषित करता है रोज जो है। तो उस हिसाब से अगर हम उसका वो देखें तो अपने पेड़ों को, जो मैंने कहा ना, मैंने हरक सिंह को कहा था, मैंने कहा भाई अपने पेड़ ही गिन लो। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर उतना का तुम कम से कम डिमांड तो रखें, शुरू करें। बीच में एक ग्रीन बोनस वाली बात कही जाती थी, हालांकि वो बोनस टर्म को भी लेकर कहा जाता था कि बोनस नहीं है, ये तो हमारा हक है। तो ये ग्रीन बोनस को लेकर हिमालयी राज्यों ने मिलकर के एक मुद्दा ज़रूर उठाया था। लेकिन हम और आप लगातार वन पंचायतों के साथ भी काम करते रहे हैं और वनाधिकार आंदोलन भी चलाते रहे हैं। फॉरेस्ट राइट को ही लेकर अगर हम देखें तो उससे भी जो ग्राम हैं उनकी आर्थिकी, गाँव की आर्थिकी बेहतर हो सकती है, क्योंकि जो उनका जो नेचुरल रिसोर्स है उनके आसपास वो उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और आज भी बहुत सारे रोजगार चल रहे हैं जो वन पंचायतों के जरिए ही सही पर चल रहे हैं। तो वनाधिकार को भी लेकर आपको लगता है कि यहाँ भी अगर हम गाँव को सशक्त बनाना चाहते हैं तो वनाधिकार का भी एक जरूरी है, और आपका तो आंदोलन रहा है वनाधिकार? नहीं, हमने तो जो ग्रीन बोनस है वो सबसे पहले मेरे ख्याल से मैंने जब 91-92 में जब कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन हुआ था, मैं पहली बार AICC मेंबर बना था तिरुपति में, तो वहाँ पर ये ग्रीन बोनस और ये हिमालय और गंगा की रक्षा का जो है वो प्रस्ताव लाया था मैं। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने और सुंदरलाल बहुगुणा जी और लोगों ने, हम लोग जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक गए उस समय। और उस समय एक नवी अवधारणा उसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी का बड़ा वो है, आशीर्वाद है, ये ग्रीन बोनस वाला। और ग्रीन बोनस के जब हमने सुप्रीम कोर्ट के जितने ये बड़े वकील थे, सुप्रीम कोर्ट की वो बार एसोसिएशन जो है
उसमें ये सब थे, वरिष्ठ वकील जितने हैं आज के कमांड पर 10 जो वकील हैं वो सब आए थे। और तब उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्रीन बोनस के बारे में एक अवधारणा के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जी। और उसी में जिसका मैंने जिक्र किया आपको। तो ग्रीन बोनस के साथ साथ जो ब्लू बोनस है वो भी हम लोगों ने कहा कि भाई जो हमारा जल है वो ब्लू बोनस क्यों नहीं हम लोगों को मिलना चाहिए। अब अभी हम ऑफिस में आपके बैठे हुए थे तो जो छोटी बोतल है पानी की वो 7 रुपए की है। अब ये देखिए कि खाली हम दिल्ली को लगभग 30 क्यूसेक पानी टिहरी बांध से दे रहे हैं। तो मैंने उसका मोटा मोटा जो है वो हिसाब लगाया था, तो लगभग रोज हम 30 करोड़ रुपए का पानी दे रहे हैं। अगर उसको हम 1 रुपया भी उसका लगाएं 1 लीटर का, तो हमको ब्लू बोनस हुआ, ये ग्रीन बोनस हुआ, और इस पर जब कोई मांगेगा नहीं। अब जैसे हमारे जो पुश्तैनी हक हकूक हैं, हाँ। जब 1900 ये एक्ट तो पहले बन गया था लेकिन 1980 में लागू हुआ। 2 एक्ट जो हैं, कानून जो हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ और दूसरा जो है फॉरेस्ट। तो उस समय क्या है कि हमने फोकस रखा कि वृक्ष बच जाएं, लेकिन हमने फोकस ये नहीं रखा कि जिनका वनों पर जो आधारित समुदाय हैं उनका क्या होगा। अब हमारा तो सारा का सारा, जब मैं बचपन में था तो सारा का सारा वनों पर ही हमारा आधारित था। हम भोजन के लिए लकड़ी वहीं से लाते थे, मकान बनाने पत्थर लाते थे, मिट्टी लाते थे, फिर सफेदी के लिए चूना नहीं होता था, कमेड़ा एक होता हमारे यहाँ, तो उसको लेकर के आते थे। पठाल लाते थे जो हम उसको जब छाना है छत बनाने के लिए, हाँ। तो उसके लिए हमको वृक्ष मिलते थे। तो उसका ध्यान नहीं रखा गया जी। कि जो वन आधारित समुदाय हैं उनका कैसे जो है संरक्षण हो सकता है। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी नहीं रखा। मान लीजिए कोई बहेलिया है, अब पहले तो अंग्रेज लोग जो है वो शेर के ऊपर बंदूक रख करके हमने मारा, ये उस तरह से खड़े रहते थे। तो उनके साथ जो लोग वो उसका नाखून बेचते होंगे, दांत बेचते होंगे, खाल बेचते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको मारिए, लेकिन उन लोगों की आपने कोई रक्षा नहीं की। इस तरह का आपने एक्ट बनाया है। तो सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट में सुधार की आवश्यकता है जी। जब सरकारों की समझ में आया कि हमने बड़ी भारी ज्यादती कर दी, तो 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है जो ये कहता है कि जो वन आधारित समुदाय हैं हम उनके जो ये सारे हक हकूक हैं वो वापस करते हैं। तो मैंने उसमें कहा था कि भाई आप ऐसा करिए उसमें यहाँ कि जैसे लकड़ी है, हम मुफ्त में कुछ नहीं चाहते, तो लकड़ी की जगह आप प्रति परिवार को कम से कम 1 गैस सिलेंडर निःशुल्क दीजिए, क्योंकि आपने उनकी चूल्हे की लकड़ी जो है वो आपने छीन ली है। हाँ। उसी तरह से मान लीजिए कोई अपना घर बना रहा है, तो जो एक ड्वेलिंग यूनिट है उसके लायक उसको सीमेंट दे दीजिए, उतना जो है आप ईंट दे दीजिए, उतना जो है आप क्या कहते हैं इसको टीन वगैरह दे दीजिए, इस तरह से। और लेकिन हुआ नहीं कुछ वनाधिकार को लेकर। अगर देखा जाए तो जो देश के अन्य राज्य हैं वो कहीं आगे हैं, उत्तराखंड बहुत पीछे है फॉरेस्ट राइट देने नहीं, उसका क्या किया लोगों ने कि जब मैं ये पुनर्वास के मुद्दों को लेकर के गया मैं सुप्रीम कोर्ट अपनी सरकार के खिलाफ, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का आदमी बिठाया टिहरी में कि ये इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे जी। तो हम जो बातचीत कर रहे थे कार्बन क्रेडिट पर वापस आते हैं कि किस तरह से कार्बन क्रेडिट से उत्तराखंड के पहाड़ के गांव स्वावलंबी बन सकते हैं, कैसे उनको फायदा मिल सकता है। देखिए, ये एक पूरे विश्व के लिए हिमालय जैसा काम है। मेरे ख्याल से अभी तक और कहीं हुआ भी नहीं है। ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो जरूर इसमें कार्बन ट्रेडिंग कर रही हैं, तो उत्तराखंड जो है इसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है। वैसे भारत भी निभा सकता है। जब हम यहाँ से इस पर काम करेंगे तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे यहाँ कितने पेड़ हैं, तब चाहे वो भीमल के हैं, तब चाहे बांज के हैं, तब चाहे तिमले के हैं, तब चाहे बेडू के हैं, पैया है, तो उसका आकलन करके और हम जो लोग कार्बन ज़्यादा पैदा करते हैं तो उनके साथ इसका व्यापार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एप्पल को ही अगर रोप इन कर लिया, बड़ी बड़ी कंपनीज को रोप इन कर लिया, तो मेरा आकलन ये है कि जहाँ लगभग 1000 और हमारे यहाँ सब लोगों ने
बांज के इतने अच्छे जो है वो वन जो है वो उनको आगे बढ़ाया है। तो 1000 भी पेड़ अगर होंगे तो मुझे ये लगता है कि साल में लगभग 10 लाख रुपए का सीधे एक गांव को फ़ायदा हो सकता है, और उनको जी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पैसे पर जो है वो विकास के कार्यों के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो एक नई अवधारणा है, और नई अवधारणा के हिसाब से अगर काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि जंगलों की रक्षा भी हो जाएगी और पलायन पर भी रोक मिलेगी और पूरे विश्व का कल्याण होगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का एक बहुत अच्छा इस समय जो ये कार्बन को लेकर कार्बन बाज़ार जो डेवलप हुआ है, जहाँ पर गाँव भी आत्मनिर्भर होंगे, गाँव में रहने वाले लोग ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं अपने पेड़ों से, अपने खेतों से, जैविक खेती से, मिट्टी से, और कुछ देश भर में इस तरह के कुछ ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं, जहाँ पर ये कार्बन क्रेडिट योजना काम कर रही है और लोगों को मुनाफ़ा भी हो रहा है। इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। किशोर उपाध्याय जी ने बताया जिस तरह से कि वनाधिकार को लेकर भी और कार्बन क्रेडिट को लेकर भी कि कैसे ये पहाड़ के गाँव की आर्थिकी संवार सकते हैं। नमस्कार।